स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के साथ चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी और अगले दिन अखिलेश यादव दोनों के दोनों करने वाले हैं बैक टू बैक दो बड़ी रैली। बताएंगे इस तरीके की तैयारी चल रही है दोस्तों। एक रैली में 2 लाख लोग और दूसरी रैली में पूरी तरीके से लोग आयोग को घेरने की चल रही है तैयारी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और किस तरीके से अखिलेश यादव के समर्थन के बाद एक बड़ी रैली की और संकेत मिलने लगे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बताएंगे कैसे ममता बनर्जी महिलाओं से बोल रही है कि किचन के हथियारों का इस्तेमाल करके एसआईआर के खिलाफ आप लोगों को लड़ाई लड़नी है। और इसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने एसआईआर में अपना नाम भी दर्ज नहीं कराया दोस्तों। और भी बड़े खुलासे करते हुए उनको अमित शाह के अंदर दुर्योधन और दुशासन नजर आने लगे हैं। बताएंगे कौन कौन सा नया बयान दिया है ममता बनर्जी ने, जिसे लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। बताएंगे उमर खालिद को आखिरकार मिली है जमानत और इसी के साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भी बड़ी राहत दी गई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जन आंदोलन से ही देश का लोकतंत्र बचेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आज 12 तारीख है और 2 दिनों के बाद यानी 14 तारीख को राहुल गांधी 2 लाख कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। कांग्रेस पार्टी ने इस रैली की तैयारी को लेकर कई सारे पोस्टर जारी करने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। पार्टी की ओर से जो एक पोस्टर जारी किया गया है इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ऐलाने जंग वोट चोर गद्दी छोड़ रैली 14 तारीख को रामलीला मैदान में होने जा रही है। 2 लाख कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके वोट चोरी के खिलाफ मुहिम को और तेज किया जाएगा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यों के अंदर तकरीबन 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करवाकर इस अभियान से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है दोस्तों। 5 करोड़ हस्ताक्षर राष्ट्रपति को भेजने को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में 2 लाख कार्यकर्ताओं को एकजुट करके कांग्रेस पार्टी हल्ला बोलने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है और राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करते हुए कहीं ना कहीं वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम को और तेज करेंगे तो लिखकर जरूर बताएगा। और राहुल गांधी रैली कर रहे हैं तो उनका दोस्त अखिलेश यादव कैसे पीछे रह सकते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। दोनों भाई एक के बाद एक बैक टू बैक रैलियों में नजर आने वाले हैं। अखिलेश यादव 15 तारीख की रैली में पूरी तरीके से आकर खड़े हुए हैं दोस्तों। दरअसल हुआ यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ महाआंदोलन का ऐलान किया गया दोस्तों। महाआंदोलन संयुक्त प्रतियोगी छात्र के हुंकार मंच की ओर से जारी किया गया है। जैसे ही ये पोस्टर जारी किया गया दोस्तों, उसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, भाजपा जाए तो नौकरी आए, हमारा नैतिक समर्थन प्रतियोगी छात्रों के साथ हमेशा रहेगा और यह राजनीति का सवाल नहीं है बल्कि युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसीलिए उनका समर्थन किया जा रहा है। अखिलेश यादव इस आंदोलन का समर्थन करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं की और भी बड़ा संदेश भेज रहे हैं दोस्तों। समाजवादी पार्टी के नेता ने संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के भ्रष्टाचार के खिलाफ 15 दिसंबर के इस महा आंदोलन का समर्थन करते हुए बता दिया है कि एक और राहुल गांधी दिल्ली में आंदोलन करेंगे। 2 लाख कार्यकर्ताओं को एकजुट करके वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम को तेज करेंगे। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव भी इस महा आंदोलन का साथ देकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं दोस्तों। और दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। एक बड़ा दावा करते हुए ममता बनर्जी कहती है कि उन्होंने अभी तक एसआईआर में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों। यानी एसआईआर का विरोध करते हुए ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी खुद फॉर्म भर के लोगों से एसआईआर का विरोध करने के लिए बोल रही है, बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं खुद एसआईआर नहीं भरूंगी क्योंकि मैं 7 बार सांसद रही हूं, 3 बार केंद्रीय मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री रही हूं। इसके बावजूद मुझे एसआईआर से अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी तो मैं कतई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। नागरिकता साबित करने के लिए मैं एसआईआर में हिस्सा नहीं लूंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो फॉर्म नहीं भरेंगी। इसके बाद जो ममता बनर्जी बोलती है दोस्तों, इससे पश्चिम बंगाल को लेकर एक बात स्पष्ट हो गई है कि भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि खुलकर डंके की चोट पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रही है कि अगर वे आपके नाम को काटते हैं तो आपके घर में औजार है ना। महिलाओं से वो ये बात बोलती हैं और कहती है कि आपके किचन में जो हथियार रखा हुआ है, जो औजार रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए करती हैं। क्या आप में हिम्मत है? अगर वे आपका नाम काटते हैं तो आप उन्हें जाने नहीं देंगी है ना। महिलाओं इस लड़ाई में आगे रहेंगी, महिलाएं इस लड़ाई में आगे रहेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े रहेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं की ताकत बीजेपी से बड़ी है या नहीं है। यानी महिलाओं से उन्होंने इशारों में एसआईआर के मामले पर जोरदार विरोध करने के लिए बोला है दोस्तों। और जो किचन के हथियार है उसका इस्तेमाल करने के लिए बोलकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी महिलाओं को सीधा संबोधित कर रही है दोस्तों, जिसे भारतीय जनता पार्टी भड़काना बता रही है। लेकिन एसआईआर के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकदम एग्रेसिव तरीके के बयानबाजी कर रही है दोस्तों, जिससे ये बात तय है कि आने वाले दिनों के अंदर भी एसआईआर के मामले को लेकर बीजेपी को ममता बनर्जी बैकफुट पर धकेलना चाहती है और खुलकर असर देखने को मिल रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस तरीके से ममता बनर्जी के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यही नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया और चेतावनी दी कि यदि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR के दौरान एक भी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो धरना देंगी। उन्होंने अमित शाह को लेकर एक जो बयान दिया है दोस्तों, जिससे भाजपा वाले और ज्यादा चिढ़ने वाले हैं। ममता बनर्जी कहती है नादिया जिले के कृष्णानगर के अंदर एक रैली के दौरान कि देश का गृह मंत्री खतरनाक है, उसकी आंखों में साफ दिखता है, एक आंख में अमित शाह के दुर्योधन दिखता है, दूसरी आंख में दुशासन दिखता है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले SIR का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर योग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए तो मैं धरने पर बैठूंगी और पश्चिम बंगाल में कोई निरुद्ध केंद्र नहीं बनेगा, यानी कोई भी उस तरीके का केंद्र डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जाएगा जिसमें लोगों की नागरिकता नहीं मिलने के बाद उनको रखने की तैयारी भाजपा कर रही है। डिटेंशन सेंटर बनाने के दावे भाजपाइयों के द्वारा किए जा रहे थे दोस्तों। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर अमित शाह को दुशासन और दुर्योधन बता रही है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के रामपुर के अंदर MP MLA कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 8 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है दोस्तों। उन पर 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के दौरान सेना के जवानों को लेकर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया, यानी केवल आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ऊपर और जब सबूत देने की बात आई तो जिन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी उनके पास कोई सबूत नहीं था, वे लोग प्रूव नहीं कर पाए। इसीलिए आजम खान को आखिरकार MP MLA कोर्ट ने रिहा कर दिया है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अगर आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक न्याय वाली बात है, जिस आजम खान के ऊपर छोटे छोटे मुकदमे में आरोप लगा कर उनको जेल में डाला गया दोस्तों, उन पर यह भी एक मामला दर्ज करवाया गया था 2017 में, लेकिन आखिरकार बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना के द्वारा लगाए गए आरोप में कुछ भी सही नहीं मिला दोस्तों। यहां तक कि सबूत लेकर नहीं आ पाए बीजेपी के नेता। इससे पता चलता है कि आजम खान को जानबूझकर अलग अलग तरीके से मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई। पिछले 8 वर्षों की सुनवाई के बाद जाकर उनको यह मुक्ति मिली है दोस्तों। और ऐसे कई और मामले हैं जिसमें आजम खान को फंसाया गया है। सब जानते हैं कि आजम खान के ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उसमें से ज्यादातर मुकदमे केवल सत्ताधारी दल के द्वारा प्रायोजित है और केवल इसलिए किया गया है ताकि उनको फंसा कर रखा जाए, जेल के अंदर बंद रखा जाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर आजम खान जेल से बाहर निकलेंगे तो वो मुस्लिम समाज के लोगों के वोट को इंडिया गठबंधन के पक्ष में बड़े स्तर पर पहुंचा सकते हैं दोस्तों। उनके कहने पर मुस्लिम समाज के लोग बड़े स्तर पर वोट डालते हैं, सबको पता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कमजोर रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके हर मुकदमे में उनको मुक्ति मिलती जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कोर्ट के द्वारा क्या और भी नए मामले पर आजम खान जी को राहत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तो लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के कोर्ट ने उमर खालिद को भी अंतरिम जमानत दे दी है दोस्तों। उमर खालिद की बहन की शादी के मामले पर यह जमानत दी गई है। 5 साल से जेल में बंद है उमर खालिद और अभी तक पूरा ट्रायल भी नहीं हुआ है दोस्तों, और अभी तक ट्रायल चल ही रहा है। कंप्लीट नहीं होने के बावजूद भी जेल में रखे जाना ये एक बहुत गंभीर मामला है। हालांकि भाजपा सरकार पर उठ रहे सवालों का जवाब वो देते नहीं है, और बार बार जब कोर्ट सवाल पूछता है कि ट्रायल पूरे क्यों नहीं हो रहे तो कह रहे हैं कि ट्रायल अब पूरा हो जाएगा तब पूरा हो जाएगा। बार बार आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और उमर खालिद को 5 साल से लगातार जेल में रखा गया दोस्तों, लेकिन अब उनको थोड़े दिनों की जमानत दी गई है। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें हनुमानगढ़ जिले के अंदर ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री को लेकर किसानों और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है दोस्तों। स्थिति इस तरीके की तनावपूर्ण बन गई कि पुलिस ने किसान सभा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीणों को रोक दिया। हालत अब और ज्यादा गर्मा गया दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी के विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और टिब्बी के गुरुद्वारा सिंह सभा परिसर में किसानों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस सभा में दूर दूर से पहुंचे किसान महिलाएं भी शामिल हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक फैक्ट्री को लेकर किसानों की आपत्तियों को संतोषजनक समाधान से दूर नहीं किया जाता, समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि जनता की जमीन और स्वास्थ्य पर यह बहुत बड़ा सवाल है। पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन जारी है दोस्तों और पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। 10 दिसंबर को राठी खेड़ा में भड़की हिंसा के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 107 से अधिक किसान और ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 40 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं पर किसानों ने ड्यून एथेनॉल फैक्ट्री की निर्माणाधीन दीवार को भी गिरा दिया था। ऐसे में दोस्तों माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्मी गहमा गहमी वाला बन गया और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के विधायक को भी हिरासत में लिया गया था। तनावपूर्ण माहौल के चलते टिब्बी क्षेत्र के अंदर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। ऐसे में दोस्तों किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर है कि जब एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जाएगी तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, जमीन का जो जल स्तर है वो भी गिर जाएगा और स्वास्थ्य संबंधित खतरे भी सामने आ जाएंगे, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री के निर्माण पर वो सहमति नहीं जता सकते क्योंकि उनके स्वास्थ्य और एनवायरमेंट के खराब होने का मामला है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की चिंताएं एकदम जेन्युइन है, लोगों की वास्तविक है और इस पर बीजेपी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लोगों के ऊपर दबाव बनाकर मारपीट करके कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि फैक्ट्री लगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
भाजपा और कांग्रेस के बीच में नेहरू बाबरी विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों दरअसल राजनाथ सिंह के द्वारा एक विवादित बयान देते हुए दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू राजनाथ सिंह से जब यह सवाल पूछा गया कि आप ये जो दावा कर रहे हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं और अभी रक्षा मंत्री के पोस्ट पर हैं, तो आपको बताना चाहिए कि आप ये जो दावा कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अब यह चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। दोस्तों इस कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने संसद में कार्रवाई के दौरान भी राजनाथ सिंह पर सवाल खड़ा किया था दोस्तों, और फिर राजनाथ सिंह ने उनकी बात नहीं सुनी तो राजनाथ सिंह को उन्होंने संसद भवन के बाहर पकड़ा। संसद भवन के बाहर राजनाथ सिंह जब संसद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए जा रहे थे, गाड़ी से उतरते हैं, तभी जयराम रमेश राजनाथ सिंह के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों राजनाथ सिंह से कहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ स्रोत लेकर आया हूं, सोर्स लेकर आया हूं, किताब का सोर्स लेकर आया हूं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यह सवाल पूछा गया कि आपने जो दावा किया है कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल करना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, तो आप किस आधार पर इस बात को बोल रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? तो राजनाथ सिंह के पास इसका कोई जवाब नहीं था दोस्तों। और राजनाथ सिंह के बचाव में आते हुए सुधांशु त्रिवेदी दावा करते हैं कि उस समय सरदार पटेल की बेटी के द्वारा एक डायरी लिखी जाती थी। सरदार पटेल की बेटी के डायरी मणिबेन पटेल के डायरी में यह बात लिखी गई है। हालांकि दोस्तों बाद में जब डायरी को छाना गया, पता करने की कोशिश की गई कि क्या वाकई ऐसा लिखा हुआ है, तो पता चला कि गुजराती में जो बात कही गई है और जो दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए डायरी के जो ओरिजिनल पन्ने थे उसकी फोटोकॉपी करवा कर लाकर राजनाथ सिंह को सौंप दिया है जयराम रमेश ने, और कहा कि मैं ये गुजराती में भी लेकर आया हूं, आप गुजराती में पढ़ सकते हैं कि मणिबेन ने अपने डायरी में क्या लिखा था। यानी जबरदस्ती का गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि जो गुमराह करने का प्रयास किया गया है और खासकर नेहरू जी को टारगेट करते हुए जो बातें चल रही है दोस्तों, ये सुनियोजित तरीके से चल रही है ताकि नेहरू जी को और ज्यादा बदनाम किया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि जो सोर्स बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं उस सोर्स में जो जानकारी उन्होंने दी है, जो झूठ उन्होंने फैलाया है राजनाथ सिंह ने, उसका कोई अता पता नहीं है। इससे पता चलता है कि बीजेपी वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को सत्य मानकर सारी बातें करते हैं। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी का बही खाता देखने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन की ओर से जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। उन्होंने तथ्यों के आधार पर बताया कि 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट में 38 करोड़ रुपए थे, जबकि भाजपा के बैंक अकाउंट में 88 करोड़ रुपए थे। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 221 करोड़ कांग्रेस के पास थे और 150 करोड़ भाजपा के पास थे। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई, तब बीजेपी के पास 150 करोड़ से बढ़कर 295 करोड़, लगभग 2 गुने हो गए थे और कांग्रेस पार्टी 221 से 390 तक पहुंची थी। यानी कांग्रेस पार्टी लगभग 70-80% का इजाफा करती है दोस्तों। ऐसे में यहां तक तो सारी बातें ठीक थी, लगभग बराबर का ही आंकड़ा चल रहा था। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार बनती है दोस्तों, तो 2019 का जो आंकड़ा है केवल 5 साल में 295 करोड़ से भाजपा 3562 करोड़ पर पहुंच जाती है और कांग्रेस पार्टी 221 करोड़ से 390 करोड़ पर पहुंची थी 2009 से 14 के बीच में। लेकिन 14 से 19 के बीच में कांग्रेस पार्टी 390 करोड़ से भी नीचे आ जाती है और कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 315 करोड़ हो जाता है। 2024 में कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट में और कम पैसे हो जाते हैं, केवल 133 करोड़ रहते हैं और भाजपा के अकाउंट में 10,107 करोड़ रुपए होते हैं दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी से तकरीबन 10,000 करोड़ ज्यादा रुपए हैं बीजेपी के अकाउंट में। यानी आप समझ सकते हैं कि चुनाव कितना ज्यादा मिसमैच वाला हो चुका है दोस्तों। एक और कांग्रेस पार्टी के पास पैसा ही नहीं है और भाजपा के पास जमकर पैसा है, और कांग्रेस के पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी 2024 के मेन चुनाव के अंदर फ्रीज कर दिए गए थे और पैसा निकालने से मना कर दिया गया था। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि पैसे की बराबरी अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दूर दूर तक नहीं है दोस्तों। एक तरफा भाजपा के पास, या यूं कहिए कि देश की सारी पार्टियों को मिला दे उससे ज्यादा पैसा अकेला भाजपा के पास है, ऐसे समीकरण नजर आने लगे हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं देश की राजनीति एक तो पहले से ज्यादा महंगी हो गई है दोस्तों, खर्चे बढ़ गए हैं और दूसरी ओर सारे खर्चे भाजपा के पास ही नजर आते हैं, सारे पैसे भाजपा के पास ही नजर आते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा अब राष्ट्रगान जन गण मन के खिलाफ खुलकर बोलने लगी है। सदन में जेपी नड्डा ने कहा कि मैं सम्मान करता हूं और अगली ही पल वो कह रहे हैं कि 24 जनवरी 1950 को बिना बहस के सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टेटमेंट के बाद इसे राष्ट्रगान बना दिया गया। आरएसएस राष्ट्रगान के खिलाफ हमेशा से रही है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि व्हाट इज द मोरल सैंक्शन बिहाइंड गवर्नमेंट चॉइस ऑफ जन गण मन एक्सेप्ट दैट इट कैन बी मेड एन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट। 28 दिसंबर 1949 में ये शब्द यूज किए गए हैं आरएसएस के मुखपत्र में। यानी ये केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जनगण मन यानी जनगण मन की आलोचना करते हुए आरएसएस वाले ऐसी बातें बोल रहे थे दोस्तों। और आज आरएसएस वाले जो बीजेपी की मानसिकता और आरएसएस की मानसिकता एक तरीके की है दोस्तों। बीजेपी का पैतृक संगठन आरएसएस है, तो अब उससे निकले हुए लोग दावा कर रहे हैं कि वो जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, जबकि इनका इतिहास जो है दोस्तों उसको खंगालने पर पता चलता है कि राष्ट्रीय गान से लेकर राष्ट्रीय गीत हर जगह ये लोग विरोध करते हुए नजर आते हैं, केवल इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय
राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत लेकर आई थी दोस्तों। संजय सिंह ने इसका उल्लेख करते हुए जोरदार तरीके से निशाना साधा है। यानी भाजपा वालों को लग रहा होगा कि वंदे मातरम पर बहस करवाएंगे तो बीजेपी वाले केवल जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते रहेंगे और सब बैठकर सुनेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टी के एक से बढ़कर एक नेता पूरी तैयारी के साथ आए और जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया गया दोस्तों। साथ साथ जयराम रमेश कहते हैं कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पाकिस्तान का प्रस्ताव लाने वाले फजलुल हक के साथ सरकार बनाई थी तो क्या वो तुष्टिकरण नहीं था? जब अडवाणी जी कराची में गए थे और जिन्ना की तारीफ करके आए थे तब वो क्या तुष्टिकरण नहीं था? सवाल सबसे बड़ा यह है कि तुष्टिकरण क्या भाजपा की नजर में वही है जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग करते हैं। जब भाजपा वाले कोई भी तुष्टिकरण करते हैं तो क्या बीजेपी के लिए वो तुष्टिकरण नहीं बल्कि एक न्याय बन जाता है? ऐसा ही है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये दोहरे मापदंड जो है उन पर ही बीजेपी को घेरा जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा। साथ साथ संसद भवन में बुधवार को वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए भाषण पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया संसद से बाहर निकलने के बाद कि अमित शाह घबराए हुए थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ पैर कांप रहे थे और वे मानसिक दबाव में हैं। संसद भवन के अंदर जोरदार तरीके की बहस राहुल और अमित शाह के बीच में देखने को मिली। उन्होंने कहा कि राहुल ने कि मैंने कल उन्हें चुनौती दी थी कि आज आइए सदन में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करते हैं, लेकिन कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं हमेशा से चाहता हूं कि एक अच्छी चर्चा हो, एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, लेकिन भाजपा वाले डरते हैं, उनके हाथ पैर कांपते हैं असली सवाल पर जवाब देने से। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 6 राज्यों में बढ़ गई है डेडलाइन। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए गणना फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ा दी है दोस्तों। इसमें उत्तर प्रदेश में एसआईआर की डेडलाइन 15 दिन के लिए बढ़ाई गई है। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर नए शेड्यूल की जानकारी देते हुए संशोधित तिथियां जारी की है। ये पुनर्निरीक्षण 1 जनवरी 2026 को रेफरेंस तिथि मानकर की जा रही है। जो जानकारी है दोस्तों उसके अनुसार तमिलनाडु में पहले 14 तारीख 12वां महीना 2025 को रिवाइज्ड एनुमरेशन पीरियड कर दिया गया है दोस्तों, यानी 11 तारीख से बढ़ाकर 14 तारीख कर दिया। ऐसा ही गुजरात में 14 तारीख, मध्य प्रदेश में 18, छत्तीसगढ़ में 18 तारीख, अंडमान निकोबार में 18 और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर का टाइम कर दिया गया है। रिवाइज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल, यानी जो असली बाद में एसआईआर होने के बाद ड्राफ्ट रोल तैयार होकर आएगा, पता चलेगा कि किस किस के नाम एसआईआर में है और किसके नाम उड़ा दिए गए हैं। ये जिस तारीख पर बताया जाएगा दोस्तों वो भी अब चेंज कर दिया गया है। तमिलनाडु में अब 19/12/2025 को पता चलेगा कि किन किन लोगों के नाम एसआईआर में जुड़े हैं। ऐसे ही 19 तारीख को गुजरात के अंदर भी एसआईआर का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। 23 तारीख को 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर ड्राफ्ट जारी किया जाएगा और 23/12 को अंडमान निकोबार में भी जारी किया जाएगा और 31/12 को यानी 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में बता दिया जाएगा ड्राफ्ट जारी करते हुए कि किन लोगों के नाम एसआईआर में जुड़े हैं और किन के नाम हटा दिए गए हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जिसमें डेट बढ़ाए जाने को लेकर अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। अखिलेश यादव कहते हैं कि एसआईआर की अंतिम तिथि का 2 हफ्ते बढ़ाना हमारी जायज मांग की जीत है और बीएलओ और पीडीए के प्रहरियों की भी जीत है। इन 2 हफ्ते में सभी पीडीए प्रहरी दोगुनी गति से लग जाएंगे और एक भी वैध वोट कटे ना। इस बात का ध्यान रखिए, आज पीडीए प्रहरी जो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र और देश के प्रति उनका सच्चा समर्पण है। आज देश के पीडीए प्रहरियों को सम्मान से लोकतंत्र सेनानी कहकर संबोधित देश कर रहा है, क्योंकि वह भविष्य के अंदर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बचाने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जो निगाह रखे गहरी वही है पीडीए का प्रहरी। अखिलेश यादव 2 शब्दों में ये बात बोल रहे हैं दोस्तों। पीडीए के वोटों को नहीं काटे दिए जाना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि पीडीए के प्रहरी पूरी तरीके से लगे रहे और ये सुनिश्चित करे कि कहीं भी एक भी पीडीए का वोट ना कटे, जो बड़ी साजिश चल रही है। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के लोगों का मानना है कि भाजपा उनको जो लोग वोट नहीं देते हैं उनका नाम काटने के लिए ज्यादा तत्पर दिखाई दे रही है। साथ साथ मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने पुणे के अंदर एक भूमि घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की पत्नी मंदिकनी खड़से और दामाद गिरीश चौधरी की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई है दोस्तों। और कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों ने खड़से की शक्ति और पद का दुरुपयोग किया है, राजनीतिक इस्तेमाल किया है। अब तीनों पर आरोप तय करने के लिए ट्रायल शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया गया है, यानी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे दोस्तों और ये भाजपा के आगे पीछे घूम रहे थे, तो इनको कुछ दिनों तक राहत भी मिली, लेकिन अब दोबारा से मामला खोल दिया गया है और आने वाले दिनों के अंदर इन पर और बड़ी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि वैसे तो भूमि घोटाले में एक के बढ़कर एक नेताओं के नाम है, लेकिन जिनके नाम है आज वो उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर है, तो आप लोग जानते हैं कि कहां पर जाने से वॉशिंग मशीन चलता है और वॉशिंग मशीन के बाद वो एकदम धुलकर साफ हो जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक और वॉशिंग मशीन चलाया जाए, एक बार फिर से चलाया जाए और इनको भी मुक्ति दिलवा दी जाए भ्रष्टाचार के मामले पर एकनाथ खड़से को। हालांकि अभी तो इनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है दोस्तों, लेकिन जांच कब तक चलेगी ये बड़ा सवाल रहेगा और जांच होने कब तक दिया जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि जांच हो रही है तो दबाव है नेता के ऊपर और एक पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उस पार्टी से आश्वासन मिलेगा, उसके बाद आप लोग जानते हैं
हैं कि कैसे वॉशिंग मशीन चलेगी, तो इनको आराम से मुक्ति मिल जाएगी और ये सबसे बड़े साधु संत भी बन जाएंगे। साथ साथ केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद के अंदर दुनिया भर में चर्चित विभिन्न संगठनों के द्वारा जारी की जाने वाली ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग, कोई आधिकारिक रैंकिंग नहीं है, बयान दिया है। सरकार ने कहा कि जो WHO की वायु गुणवत्ता के दिशा निर्देश हैं वो सिर्फ एक एडवाइजरी हैं, वो केवल एक ब्लूप्रिंट है, कोई ऐसा नहीं है कि वो रियल होते हैं या फिर यूं कहिए कि सरकार उसे मानने के लिए बाध्य हो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के पास अपने खुद के स्टैंडर्ड, उसके आधार पर भारत तय करता है कि उसके लिए किस तरीके की वायु गुणवत्ता सही है या गलत है। कुल मिलाकर दोस्तों WHO दुनिया भर के अंदर वायु की गुणवत्ता कितनी होनी चाहिए ये बताता है। WHO 2.5 के लिमिट को भी कम रखता है दोस्तों, जबकि भाजपा की सरकार उसे ज्यादा करके बताती है। यानी खराब वायु को भी बीजेपी की सरकार मान्यता देती है और इसी को वो अपना स्टैंडर्ड बता रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि WHO का जो स्टैंडर्ड है उसी का पालन होना चाहिए, भाजपा वाले अपनी मानसिकता का इस्तेमाल करके, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों को प्रदूषण में रखकर ये ना बोले कि वो अच्छे एयर क्वालिटी में जी रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि स्टैंडर्ड तो दुनिया भर के बड़े संस्थान ही सेट करते हैं, WHO जैसे संस्थान सेट करती है, तो बीजेपी वाले खुद यहाँ क्यों अपना स्टैंडर्ड सेट करके पॉल्यूशन को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।